वीडियो एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल पैटर्न डैश वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ अ सीआरओ। सीआरओ क्या होता है? ऐसा कुछ दिखने वाला एक डिवाइस होता है। इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। इसमें ऑसिलेशंस, अगर आपने कोई सिग्नल दिया है इनपुट जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अप एंड डाउन आगे पीछे, जैसे कि हमारी एसी सिग्नल होता है जो 50 हर्ट्ज पे चलता है इंडिया में, तो 50 टाइम्स अप एंड डाउन होता है, तो ऑसिलोस्कोप वो दिखा पाता है कि ये अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ से आप लीड्स कनेक्ट कर देते हो, उसके इनपुट एंड आउटपुट लीड्स, और ये ऐसे सिग्नल दिखा पाता है। ये काम कैसे करता है? एक्स से वाई डायरेक्शन में एक बीम कॉन्स्टेंटली आगे पीछे होती रहती है। जो वो बीम है वो जुप जुप ऐसे ड्रॉ करती रहती है। और अगर आपने उस बीम को छेड़ा कोई आउटपुट सिग्नल लगा के, जैसे मान लो आपका आउटपुट सिग्नल है कांस्टेंट 5 वोल्ट, आपने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी प्लस 5 वोल्ट की, तो वो जो सिग्नल है वो ऐसे सीधा जा रहा है, आपने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, वो अचानक अप हो जाएगा और ऐसे जाने लगेगा, और फिर नेक्स्ट साइकिल में आप देखोगे वो अप ही रह रहा है ना। अगर आप उसमें एसी सिग्नल कनेक्ट कर दो जो अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो कुछ ऐसा दिखाने लगेगा, क्योंकि वो आगे तो मूव कर ही रहा है, पर आपका एसी सिग्नल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो वो कभी आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा। तो वाई एक्सिस में जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है वो शो होता है, और एक्स एक्सिस में जो सिग्नल है वो दौड़ता रहता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो ये पूछ रहा है कि ऑसिलोस्कोप में आपका कौन सा सिग्नल दिया जाता है टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ अ सीआरओ डिस्प्ले के लिए। तो डिस्प्ले के लिए एक सॉटूथ पैटर्न एंटर किया जाता है। ऐसा क्यों है? सॉटूथ पैटर्न इसलिए एंटर किया जाता है क्योंकि सॉटूथ पैटर्न दिखता कैसे है? सॉटूथ पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, राइज हुआ, ज़ीरो पे आया अचानक से, फिर राइज हुआ स्लोली, फिर जुप ज़ीरो पे आ गया, फिर राइज हुआ स्लोली, फिर जुप ज़ीरो पे। तो आइडिया लग ही गया होगा। एक सीआरओ में जो पूरी एक स्क्रीन है, आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। आपने देखा होगा हार्ट बीट जब किसी की मेजर होती है तो वो फ्लैट लाइन हो जाती है, तो फ्लैट लाइन हो गई। बट अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसकी हार्ट बीट दुक 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 चलती रहती है। बट अगर वो हार्ट बीट नहीं है तो वो फ्लैट लाइन हो जाता है। तो वहाँ पे भी एक सीआरओ यूज़ होता था पहले, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो जो सीआरओ है काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, पहले टीवी में भी यूज़ होता था। जो आपकी स्क्रीन है वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करता था, यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया, फिर नेक्स्ट लाइन, यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया, नेक्स्ट लाइन, तो स्कैन करता रहता था। और लाइन बाय लाइन आपकी एक पिक्चर बनती थी, और 1 सेकेंड में 24 फ्रेम्स ऑफ पिक्चर रिफ्रेश होती हैं टीवी में। तो पहले के कैथोड रे बहुत फास्ट होते थे टीवी में, और ऐसी पिक्चर भी बनती थी। तो अब वो पूछ रहा है ये जो मोशन होता है कैथोड रे के गन का, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इस गन के लिए कौन सा सिग्नल दिया जाता है? फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल पैटर्न विच वोल्टेज डैश वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो भाई सॉ टूथ पैटर्न अप्लाई होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। चलो दूसरे कलर में बना देता हूँ, तीसरे कलर में बना देता हूँ। ये जो सॉ टूथ पैटर्न है ये अप्लाई किया जाता है, क्यों? क्योंकि पहले गन कहाँ पे है? ज़ीरो पे है, फिर यहाँ पे ज़ीरो पे है, फिर वो एंड तक गई, फिर अचानक ज़ीरो पे आई, फिर एंड तक गई, फिर अचानक ज़ीरो पे आई, फिर एंड तक गई, फिर अचानक ज़ीरो पे आई। तो इस मोशन में गन अपने आप मूव करती रहती है। अगर आपको कोई सिग्नल स्टडी करना है या अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है, तो आप वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप उस सिग्नल को दे दोगे, तो वो गन चलते चलते उस सिग्नल को ऐसे प्लॉट कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका वाई एक्सिस पे सिग्नल आप दे रहे हो आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, तो आप देख नहीं पाओगे इस सिग्नल को स्क्रीन पे। पर इसी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच कर दे, अगर एक गन एक्स एक्सिस पे मूव करे जा रही है, तब आप इस सिग्नल को देख पाओगे आगे पीछे। तो सीआरओ ऐसे ही वर्क करता है, और उसमें सॉ टूथ पैटर्न दिया जाता है। आई होप ये सवाल जो है अब आपका क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वाई सॉ टूथ सिग्नल इज यूज इन सीआरओ, जिससे कि ये आगे पीछे होता रहे, जो कैथोड रे गन है वो आगे पीछे, सो दैट द कैथोड रे गन मूव्स फ्रीली along the x axis
from the starting position to the end position and keeps on moving in that pattern. So a sawtooth input signal is applied to the CRO. ठीक है. How is the noise immunity of PLCs to electric noise as compared to conventional relay controllers? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले जो है रिले होते थे बहुत सारे, आपने यहाँ पे बटन दबा दी कि मुझे इंजन बंद करना है. अब ये जो सिग्नल है ये रिले के पास जाएगा. रिले क्या होते हैं? मैकेनिकल डिवाइस होते हैं. इसमें ये सिग्नल जो है कॉइल में जाएगा. अब वो कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो यहाँ पे जो मैग्नेट या मेटल जो है वो अप मूव कर जाएगा. जब आपको ऑफ करना है तो वो डाउन मूव कर जाएगा. तो ये मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे. यहाँ पे जो आपने सिग्नल भेजा वो 10, 20, 30 जितने भी वोल्ट का भेजा उससे कॉइल एनर्जाइज होता था. जो यहाँ पे कॉइल पड़ा हुआ है, कॉइल के अंदर जो लोहा या मैग्नेट पड़ा हुआ है वो एनर्जाइज होके ओपन कर देता था वॉल्व को, क्लोज कर देता था वॉल्व को, या फिर शायद स्विच ओपन कर देता था. यहाँ पे कोई वायर है वो ऊपर मूव कर गया तो वायर से कनेक्शन हो गया, नीचे मूव कर गया तो वायर से कनेक्शन टूट गया. तो रिले जो है मैकेनिकल डिवाइसेस है. और रिले के कंपेयर जो PLCs होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इनमें एक बस बोर्ड होता है. तो जब आप यहाँ पे बटन दबा रहे हो तो वो सिग्नल बोर्ड में जाता है और वो बोर्ड डिसाइड कर देता है कि ठीक है अब मुझे बंद करना है. इन दी एंड डिवाइस तो कोई मैकेनिकल रिले ही यूज़ हो रहा होगा, पर ये जो लॉजिक है कि कहाँ पे कौन सी बटन दबी तो उससे अब मुझे बंद करना है वो सिस्टम. तो अब मान लो उस सिस्टम को बंद करने के लिए 3 और जगह सिग्नल भेजने हैं. तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक सर्किट या चिप यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक चिप. और वो चिप इन तीनों जगह पे कमांड भेजेगी कि आगे तुम चीज़ें बंद कर दो. अगर यहाँ पे भी एंड डिवाइस जैसे कि पंप या कुछ नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक PLC लगा होगा, वो यहाँ पे रीड करेगा और 5 और जगह पे सिग्नल भेज देगा कि तुम बंद करो ये सारी चीज़ें. और इसीलिए जो PLCs है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं. आप ऑटोमेशन की दुनिया में PLCs ही यूज़ हो रहे हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और उसकी पढ़ाई भी होती है. तो PLCs जो हैं उनकी एक ड्रॉबैक सबसे बड़ी है कि वो नॉइज़ इम्यूनिटी उनकी अच्छी नहीं होती. अगर ये जो तुम सिग्नल भेज रहे हो ये काफ़ी लो वोल्टेज का होता है क्योंकि PLC को हाई सिग्नल तो चाहिए नहीं, माइक्रोचिप उसको प्रोसेस कर रही है. तो ये जो वायर है, अगर तुम इस वायर के अराउंड कोई मैग्नेट नचा दो या फिर तुम कुछ बाहर से मैग्नेटिक नॉइज़, या फिर तुम गलती से ये वायर कट गई और कहीं से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ गई, तो ये सब जो डिस्टर्बेंसेस है, जो नॉइज़ इम्यूनिटी है इस केस में वो बहुत पुअर है. अगर तुम बाहर से कुछ छेड़खानी कर दो तो ये PLC कंफ्यूज हो जाएगा, इसको कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मिल सकता है, ये अपने आप ऑन या ऑफ हो सकता है. तो जहाँ पे भी PLC इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारे जो PLC का लॉजिक है ये जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे इंश्योर करते हैं इंजीनियर्स कि जो केबल्स है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड रहे, जिससे कि बाहर से कोई नॉइज़ ना आ पाए इसमें, और कोई कट ना लग पाए केबल में, और कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक या मोटर या मैग्नेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट आसपास ना हो. बिकॉज PLCs की नॉइज़ इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर या ओल्डर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जो ओल्डर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे रिले यूज़ होता है, यहाँ पे एक रिले है जिसमें 3 आउटपुट दिए हुए हैं. उन्होंने मेन इंजन रूम से कहा कि जनरेटर बंद होना चाहिए. अब वो जनरेटर यहाँ पे रिले में गया, यहाँ पे एक फिज़िकल कॉइल था तो वो मूव हुआ अप और इन तीनों से कनेक्शन टूटा. तो ये बात काफ़ी बार ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है, रस्ट लग गया या फिर जंग लग गया, ये कुछ यहाँ पे स्टक हो गया, तो ये बहुत जल्दी, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है. बहुत स्लो होते हैं ये. स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि एक चीज़ को फिज़िकली मूव करना है, यहाँ पे बहुत एरर्स आते हैं इसमें. आप एरर्स डायग्नोज भी नहीं कर सकते हो जल्दी से, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है. बल्कि PLCs में क्योंकि चिप्स लगे होते हैं तो आपस में ये कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपस में ये जो मेन रूम है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है कि क्या दिक्कत हो गई है, कहाँ पे दिक्कत आई है. तो PLCs हर जगह यूज़ होते हैं, बस उनकी जो नॉइज़ इम्यूनिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर सर्किट्स जहाँ पे रिले, स्विचेस और डिफरेंट मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ होते थे. तो अब आपको पता चल गया होगा PLCs की नॉइज़ इम्यूनिटी अगर पूछेंगे तो आपको पुअर बतानी है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रिले कंट्रोलर्स. रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन.
तो आपको पता होगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला शायद यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नहीं भी है तो मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। अब एल और ए जो है उसको हम इंजीनियर्स कंट्रोल करते रहते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो आप लेंथ को बढ़ा दो। लेंथ आप जैसे ही, इतना छोटा सा वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, उसी वायर को आप इतना लंबा बना दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बना दो, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो वायर है वो पतला सा है तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पाएगी इसके थ्रू, जो कि उसकी रेजिस्टेंस होती है। अगर आप उसी वायर को मोटा बना दो, इतना मोटा, तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो कर पाएगी, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये हर जगह इंजीनियर्स यूज़ करते हैं कि लेंथ और एरिया को चेंज कर देना। पर ये जो रो होता है ये एक मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आयरन या लोहा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उससे भी बेटर सिल्वर होता है, सिल्वर से थोड़ा कम कॉपर होता है, तो कॉपर थोड़ा कम हो गया, सिल्वर बहुत अच्छा हो गया, गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, स्टील, आयरन ये भी ठीक ठाक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम ये भी ठीक ठाक कंडक्टर है, प्लास्टिक ये बहुत घटिया कंडक्टर है, बिल्कुल भी अच्छा कंडक्टर नहीं है प्लास्टिक। एयर ये भी बिल्कुल अच्छा कंडक्टर नहीं है। प्योर वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं डिजॉल्व है वो भी बिल्कुल अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम रो कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी आप चेंज नहीं कर सकते, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल कि वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है, और ये बाकी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें पूछा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव। तो मटेरियल होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी की बात की गई है। रेजिस्टेंस हर चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे? रो मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हर चीज़ पे डिपेंड करता है, और आई शुड से इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। रो कांस्टेंट होता है हर मटेरियल के लिए, लेंथ और एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तीनों पे डिपेंड करता है, पर ये जो रेजिस्टिविटी है ये ही है रेजिस्टिविटी। तो ये जो रो है ये बस मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आई होप इसका आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन विच अ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर कैन कंप्लीट इट्स ऑपरेशन इज। तो कितने साइकिल में एक हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ये हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर जो लिखा है क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो जहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर, तो तुम्हें पता होगा कहीं भी करंट का फ्लो एक्सीड कर गया या फिर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट में वही करंट का फ्लो एक्सीड करता है, तो वहाँ सर्किट ब्रेकर लगाए हुए होते हैं। कोई एक डिवाइस माल फंक्शन कर गया होगा, जैसे कि तुम्हारा मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे ढेर सारा कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पे मोटर है और यहाँ पे आउटपुट है। मान लो किसी वजह से ये इनपुट और आउटपुट कनेक्ट हो गए, वायर मेल्ट हो गया, तो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। और सर्किट ब्रेकर को पता है कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं फ्लो करनी चाहिए इस सॉकेट से, ये जो सॉकेट यहाँ पे लगा है ये 1 या 2 एम्पियर मैक्स देता है, कुछ मैक्सिमम लिमिट है जो ये सॉकेट दे सकता है। तो जो सर्किट ब्रेकर है वो एक फिट हुआ होता है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिमिट से एक्सीड हो गया है करंट, मतलब इतना करंट नहीं जाना चाहिए इस स्विच के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, तो जल्दी से ट्रिप हो जाता है। ऑन पोजीशन पे होता है वो, और वो अचानक से ट्रिप होके ऑफ पोजीशन पे आ जाता है ना। तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है या वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है अपने आप जैसे ही करंट एक्सीड होता है। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर क्यों यूज़ होते हैं? हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर पावर प्लांट या शिप पे यूज़ होते हैं जहाँ बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी से सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि आर्चिंग ना हो। अगर आपके टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो एयर के थ्रू भी जो है बहुत बार करंट पास हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आती है जब आप लार्ज वोल्टेज से डील कर रहे होते हो। तो उन केसेस में एक हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है जिससे कि वो बहुत जल्दी इन दोनों का कनेक्शन ब्रेक कर दे, फटाक से ट्रिप हो जाए और इन दोनों का आर्किंग अवॉइड कर दे, जिससे कि
जैसे ही कोई फॉल्ट हो तुरंत सर्किट में से वो करंट फ्लो होना बंद हो जाए और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचे। और क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेजेस है तो यहाँ पे हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पे नॉर्मल सर्किट ब्रेकर से शायद काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेजेस है, राइट। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अब इसमें साइकिल्स पूछा है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन विच ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। तो 3 to 8 साइकिल्स लगते हैं इसको, इस चीज़ को याद कर लो। तो उसमें कुछ साइकिल्स होती हैं जिनमें वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट करता है और बहुत तेज़ी से ये साइकिल्स होती हैं। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर 3 to 8 साइकिल्स लगाता है, जिसमें कुछ साइकिल्स में फॉल्ट क्लियरिंग होती है और बाकी के साइकिल्स में इसका ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे तो 3 to 8 याद कर लो। तो तुम्हें इसके अलावा बहुत बार ऐसे इजी क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे जो कि नथिंग बट लो हैंगिंग फ्रूट हैं इन माय ओपिनियन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ। R1 R2 दिए होते हैं बहुत बार कैपेसिटेंस दी होती है C1 C2, बहुत बार इंडक्टेंस दी होती है I1 I2। या तो वो बोल देते हैं सीरीज में कनेक्टेड है ये, या तो वो बोल देते हैं पैरेलल में कनेक्टेड है। वो बस चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें सीरीज पैरेलल का कनेक्शन तो आता है ना। सीरीज में जब भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है तो उसकी रेजिस्टेंसेस ऐड अप हो जाती हैं। करंट को इसके थ्रू भी जाना है, ये भी रोक रहा है करंट को, तो इसकी रेजिस्टेंस R1, ये दूसरी रेजिस्टेंस भी रोक रही है करंट को, तो इसकी रेजिस्टेंस R2। तो अब करंट को दोनों के थ्रू जाना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस आपकी R1 + R2 बन जाती है ना। और अगर आपकी पैरेलल में है कनेक्टेड तो करंट या तो इससे जा सकता है या तो इससे जा सकता है। अगर आपने ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दी तो करंट इससे जाने लगेगा। तो हमेशा जो ये रेजिस्टेंस है या फिर ये रेजिस्टेंस है उससे कम ही मिलेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो तो करंट के पास ऑप्शन आ जाता है कि इसके थ्रू जाऊँ या इसके थ्रू जाऊँ, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस आपकी इक्वल आ जाती है R1 R2 अपॉन R1 + R2, इसके इक्वल आ जाती है। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को याद रखता हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 और R इज इक्वल टू R1 + R2। मैं बस ये दोनों चीज़ें याद रखता हूँ, बाकी की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, हो जाती है। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो ऐड होता है सीरीज़ में और पैरेलल में जो है ऐसे कम हो जाता है, 1/R बन जाता है ना। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये वाला सिचुएशन हो जाता है। सेम आपका इंडक्टेंस के साथ भी होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये आपका जो इंडक्टेंस है और ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो दोनों भाई भाई है, क्योंकि इंडक्टेंस में भी वो करंट को रोकता है, उसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड से रोकता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर में किस वे में एनर्जी स्टोर होता है। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के वे में एनर्जी स्टोर होती है, करंट आता है और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है घूमने की वजह से। तो यहाँ पे जो बाद में न्यू करंट आता है उसको एक ऑपोजिशन फील होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इंडक्टर में भी करंट को इस इंडक्टर से भी गुजरना है और इस इंडक्टर से भी गुजरना है। तो इस केस में भी इंडक्टेंस ऐड हो जाती है I1 + I2। और वही पैरेलल में अगर ये इंडक्टर पैरेलल में लगा दिए तो ऑप्शन मिल जाता है करंट के पास कि इस इंडक्टर के थ्रू जाऊँ, ये वाले इंडक्टर के थ्रू जाऊँ या फिर ये वाले इंडक्टर के थ्रू जाऊँ। तो इसमें भी हो जाता है 1/I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/I1 + 1/I2। तो आप मोटा मोटा समझ गए होगे R1 और I जो रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टेंस है वो भाई भाई है आपस में, क्योंकि सीरीज़ में वो ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में वो 1/, वाले फॉर्मूले में लग जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। कैपेसिटेंस जो है इनका उल्टा है। तो कैपेसिटेंस आपका जो है जब सीरीज़ में होता है तो इस केस में कैपेसिटेंस आपका 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 हो जाता है। और जब आपका पैरेलल में लगा होता है कैपेसिटेंस तो आपका ऐड हो जाता है ना। कैपेसिटेंस इनका बिल्कुल उल्टा है, कैपेसिटेंस इनकी बहन है, बिल्कुल उल्टी, दोनों भाइयों के। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भाई है, कैपेसिटेंस उनकी बहन बिल्कुल उल्टी है। क्यों ऐसा है?
कैपेसिटेंस में देख के ही समझ में आ रहा है कि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया 5 वोल्ट, तो कैपेसिटर जो है बहुत जल्दी से उस चार्ज को स्टोर कर लेता है अपने ऊपर और फिर रोक देता है करंट को, क्योंकि ये सर्किट जो है कनेक्टेड तो है नहीं, ये यहाँ तक वायर आ रही है, यहाँ पे चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे फिर वही प्लस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव 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 अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से 2 या 3 सेकंड के लिए करंट फ्लो होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके वजह से जितनी भी देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए करंट फ्लो होता है, फिर रुक जाता है। अब वही आपने दूसरा कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो अब उसके थ्रू भी सेम करंट 2 या 3 सेकंड के लिए फ्लो हो जाएगा और उसमें भी चार्ज स्टोर हो जाएगा। वही आपने तीसरा कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, है ना, आपने तीसरा कैपेसिटर लगा दिया तो उसके भी थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा चार्ज फ्लो हो जाएगा। ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3। तो जितने आप कैपेसिटर लगाते जाओगे उतनी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, उतनी एनर्जी स्टोर होती जाएगी कैपेसिटर में और फिर रुक जाएगी। एनर्जी थोड़ी सी स्टोर हुई फिर रुक गई। आपने वो पेन देखी होगी जिसमें शॉक लगता है, वो अचानक से 5 या 6 सेकंड वेट करो, चार्ज हो जाती है, बस फिर करंट फ्लो होना बंद हो गया। फिर जैसे ही आप क्लिक करते हो करंट लग जाता है, फिर वो चार्ज हो जाती है 5-6 सेकंड में। तो कैपेसिटर ऐसे ही वर्क करते हैं। जब आप उनको पैरेलल में और कैपेसिटर जोड़ोगे तो वो इंक्रीज़ करेगा जो है टोटल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के केस में जब पैरेलल में लगा होता है तो वो ऐड होता है, और जब वो सीरीज़ में ऐसे लगा दो तो वो कम हो जाता है। 1/C1 जो मैंने ये फॉर्मूला बताया, वही जो रेजिस्टर के केस में पैरेलल में लगता है वही कैपेसिटर के केस में सीरीज़ में लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप सीरीज़ में लगा देते हो तो आप करंट यहाँ तक आ रहा है, इधर से अट्रैक्ट करेगा, फिर इसकी वजह से यहाँ पे दूसरा चार्ज डेवलप होगा, फिर वो इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ज़्यादा मेहनत लग रही है। वही सेम 5 वोल्ट को, वो जो आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई उसको ज़्यादा मेहनत लग रही है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। पहले बस एक कैपेसिटर था, अब उसको 2 जंप लेने हैं। यहाँ बीच में कुछ है नहीं, बीच में कोई वायर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी है नहीं, वो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है अट्रैक्ट करके यहाँ पे एनर्जी डेवलप हो रही है या स्टोर हो रही है ना। तो बीच में कुछ है नहीं और आपने 2 इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बीच में गैप्स। अब आप एक और गैप इंट्रोड्यूस कर दो, एक और कैपेसिटर ले आओ, फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो जब भी कैपेसिटर आप जोड़ते जाओगे सीरीज़ में, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। तो इसमें उल्टा फॉर्मूला लगता है, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, अब आपके लगभग सारे ही पैरेलल और सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये जो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है। बट अगर आप सोचो इस बात को तो अब आप शायद कभी नहीं भूलोगे अगर आपने ढंग से समझ ली बात। तो सारे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे आप एक ट्रिक लगा सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। यहाँ पे कह रहा है 2 रेजिस्टेंसेज R1 R2 गिव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम। 4.5 ओम का कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलता है R1 R2 में, और सीरीज़ में जब होते हैं तब 10 ओम हो जाता है। 4.5 ओम सीरीज़ में होता है और 10 ओम होता है पैरेलल में। 2 रेजिस्टेंस का R1 और R2, combined resistance of 4.5 ohm in series and 10 ohm in parallel. What is the individual resistance? है ना, ये 10 ohm नहीं है, ये 1 ohm है। तभी मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि यार पैरेलल में बढ़ कैसे गया रेजिस्टेंस। ये 1 ohm है एक्चुअली, वो O को जो है 10 दिख रहा था मुझे, तो आई एम सॉरी, माई फॉल्ट। ये 1 ohm कह रहा है, तो पैरेलल में कम हो गया, 1 ohm हो गया, और सीरीज़ में जो है 4.5 ओम हो गया। तो चलो 4.5 देख लेते हैं किसको कंबाइन करके। 3 और 6 9 बन रहा है, नहीं बना सीरीज़ में 4.5। 3 और 3 9 बन रहा है, 1.5 0.5 2 बन रहा है ना। 3 9 कितना बना, 12 बना। तो ये सारे जो है 4.5 नहीं बने, बस ये वाला जो है ये बन रहा है 4.5। तो करेक्ट आंसर बस सी है ना। यहाँ पे सीधा पता चल गया, अब कुछ करना भी नहीं पड़ा कि कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो कैसे करते, तो बस फिर x और y मान लेते रेजिस्टेंस। आपको पता है सीरीज़ में जो है ऐड होंगे, तो x और y इज इक्वल टू 4.5 और 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 हो, है ना। तो ये 1 हो जाता। अब इसी को आप सॉल्व कर लेते। 2 वेरिएबल्स हैं x और y और 2 इक्वेशन है, 2 रिलेशनशिप पता है हमें उसकी। x और y ऐड होके 4.5 बनने चाहिए और 1/x 1/y जो है 1 बनने चाहिए। इसका मतलब तो आप
इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे लीनियर इक्वेशन से, इतना तो मैथ में आपने करा होगा, तो बस आपको आंसर मिल जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू 1.5 और 3 आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लॉजिक गेट सिंबल्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था द फिगर बिलो इज अ डैश गेट। तो जो है, अब आप कैसे पता करोगे कौन से गेट है? बहुत सिंपल चीज़ है, आप याद कर लो, एक ही बारी में आपको याद हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ के आगे डॉट लगी होती है तो वो नॉट गेट होता है, राइट? जब भी आप ऐसे डी बना देते हो कटोरा तो वो एंड गेट होता है। एंड में आता है ना, एंड में डी आता है, तो जब भी वो डी जैसा बना होता है गोल सा, तो वो एंड गेट होता है। ये नॉट गेट होता है ना, और ये और गेट होता है। गेट को मैं एक्सप्लेन भी एक बार फोटो से दिखा देता हूँ। राइट, ये देख लो, ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी तो तुम खुद भी ये सब कर सकते हो, बट तुम खुद मेहनत करोगे नहीं, तो बस इस वीडियो को सुन लो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा जो आंसर है ना। राइट, ये है तुम्हारा राइट, ये है तुम्हारा एंड गेट, ऐसे कटोरा जैसे बना हुआ है ना, कटोरा जैसे ऐसे बना हुआ है डी के शेप में। तो एंड में डी आता है, तो जो भी डी बना होगा वो एंड गेट होगा। ठीक है, और डी के आगे तुम छोटा सा डॉट बना दो, नैंड गेट बन जाएगा, नॉट एंड गेट बन जाएगा ये। तो डी जब बना होगा वो एंड गेट होगा, उसके सामने छोटा सा बोला लगा दो, नॉट एंड बन जाएगा। ठीक है, आपका ये जो है और गेट होगा। आपके और गेट जो है ठीक है, आप एक रॉकेट शिप बना दोगे, ऐसा लगता है अगर आप इसमें ऐसे एक्सटेंड कर देते तो ये एक नॉट गेट बन जाता। ठीक है, ये आपका सॉरी और गेट बन जाता। राइट, तो चलो गेट देख लेते हैं। आपका ये एंड गेट है जो भी डी की तरह बना होगा, एंड डी में एंड में डी आता है, तो जो भी डी की तरह बना है वो एंड गेट है। इसी के सामने आप गोला लगा दो तो ये नैंड गेट बन जाएगा। नॉट एंड का बिल्कुल उल्टा, जो भी एंड का रिप्लाई आ रहा है उसका ऑपोजिट कर दो, जो भी एंड का आउटपुट आना चाहिए। हर गेट का बस एक ही आउटपुट है, आप देख रहे होगे, एक आउटपुट वो देता है, और मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। मोस्टली हम 2 इनपुट्स यूज़ करते हैं, 2 इनपुट्स, तो उसमें इतने सारे गेट्स होते हैं। ठीक है, हम 2 इनपुट्स यूज़ करते हैं, एक हमें आउटपुट मिलता है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट को, और हम सिग्नल भेज सकते हैं आगे। तो जब भी ऐसे डी सा बना होगा तो वो एंड गेट है, उसी के सामने गोला लगा दो, नैंड बच जाएगा। अब मान लो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में से आपने ये कटोरी तो खाई ली, है ना, ये कटोरी आपका एंड गेट बन गया। तो उस ट्रायंगल में बचा क्या? उस ट्रायंगल में इस कटोरी के अलावा सब कुछ बचा, ये चीज़ बची। तो अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ है क्या? ये चीज़ बची आपकी, है ना, ये चीज़ आपकी बची। तो ये जो है ये आपका और गेट है। एंड और में कन्फ्यूजन होती है लोगों को, नॉट तो सबको याद हो जाता है, एंड और में कन्फ्यूजन होती है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, इससे बना लो, आप ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल में से आप खा जाओ एक कटोरे को, या डी को आप खा जाओ उसमें से, तो वो आपका बन गया एंड गेट। जो बाकी का बचा वो आपका बन गया और गेट। एंड और एंड और, है ना। तो एंड जब आप खा जाओगे ट्रायंगल में से, तो जो बचेगा वो आपका और गेट होगा। तो और गेट कैसा होता है? और गेट ऐसा होता है, स्पेसशिप की तरह, है ना। इसी में आप आगे छोटा सा गोला लगा दो, ये नॉर गेट बन जाएगा, है ना। ये देखो, नॉर गेट बन गया छोटा सा। जो भी और का आउटपुट होगा उसी का उल्टा बन जाएगा। ठीक है,
और आपका नॉट गेट तो आपको पता ही होगा, नॉट गेट कुछ ऐसा होता है, बस ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल। नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका उल्टा भेज दो। देखो इसमें एक ही इनपुट होगा, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, तो जो भी इनपुट आ रहा है उसका उल्टा कर दो, नॉट गेट है। इसी एंड गेट को उल्टा करना है, एंड गेट के सामने ये लगा दो, नैंड बन जाएगा। मतलब एंड का आउटपुट आपने नॉट कर दिया तो वो नैंड गेट बन गया। और को आपको नैंड करना है तो और गेट के सामने आप छोटा सा लट्टू लगा दो या गोला लगा दो तो वो नॉर गेट बन गया। और का जो आउटपुट है उसको उल्टा कर देगा, नॉर गेट। और ये नॉट गेट होता है। नॉट गेट बस जो भी इनपुट आ रहा है उसको उल्टा कर देगा, 0 आ रहा है तो 1 कर देगा, 1 आ रहा है तो 0 कर देगा। एंड गेट आपको पता ही होगा, एंड मतलब दिस एंड दिस दोनों होने चाहिए मेरे पास। आई वॉन्ट दिस थिंग एंड दिस थिंग, तो आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। और का भी आपको पता होगा, और दिस और दिस, अगर ये एक्टिवेट हो जाए, अगर ये बंदा कुछ कर दे या फिर ये कर दे तो मैं आगे आउटपुट दे दूंगा, तो मैं जग जाऊंगा। और ये कह रहा है दिस एंड दिस, इसको भी होना चाहिए और इसको भी होना चाहिए, तभी मैं जगूंगा, तभी मैं आउटपुट 1 दूंगा। और ये कह रहा है ईदर दिस और दिस, अगर ये दे दे या ये दे दे तो मैं जग जाऊंगा। तो अगर ये एक्टिवेट हो जाए 1 हो जाए और ये 0 हो जाए तब भी मैं 1 हो जाऊंगा, अगर ये 0 रहे और ये 1 हो जाए तब भी मैं 1 हो जाऊंगा, और अगर दोनों ही 1 हो जाए तब भी मैं 1 हो जाऊंगा। बस जिस केस में दोनों 0 हैं तभी मैं 0 रहूँगा। ये होता है और गेट आपका, ये जो आपका और गेट है। और एंड गेट होता है कि ये 1 और 1 होने चाहिए तभी मैं 1 होऊंगा, बाकी सारे केसेस में भी 0 रहूँगा। अगर ये 0 हो जाए तब भी मैं 0 रहूँगा, अगर ये 0 हो जाए और ये 1 रहे तब भी मैं 0 रहूँगा, है ना। और अगर दोनों ही 0 रहे तब तो 0 है ही आउटपुट मेरा, है ना। तो इसमें एक स्पेशल गेट आता है, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या है, बहुत सारे कंट्रोल सीक्वेंसेस में होने चाहिए था, या तो ये वाला एक्टिवेट हो जाए तब हम टोटल 6 आगे 1 इनपुट भेज दे, एक्टिवेशन इनपुट भेज दे कि एक हमारा बंदा एक्टिवेट हो चुका है और दूसरा अभी सो रहा है, या तो दूसरा एक्टिवेट हो जाए और ये वाला बंदा सोता रहे तब भी हम आगे इनपुट भेज दें। लेकिन अगर दोनों एक साथ एक्टिवेट हुए तो शायद कुछ एरर है या फिर हम आगे इनपुट नहीं भेजना चाहते। अगर दोनों एक्टिवेट हो जाए तब हम इनपुट नहीं भेजना चाहते, उस केस में 0 कर दो। और जब दोनों सो रहे हैं तो 0 है ही, तब भी 0 कर दो। तो तब भी हम आगे कोई सिग्नल नहीं भेजना चाहते, तब भी हम आगे का सर्किट एक्टिवेट नहीं करना चाहते। तो ये होता है एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और। जो और है दिस और दिस, एक्सक्लूसिवली उसी में मैं रहूँगा। अगर दोनों हो गए दिस एंड दिस तब मैं नहीं एक्टिवेट होऊंगा, तब एंड गेट जो है अपना, जहाँ पे भी वो वायर्स हैं एंड गेट से कनेक्टेड होंगे और एंड गेट एक्टिवेट हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा एक्टिवेट। अगर दिस एक्टिवेट हो गया या दिस और दिस, एनी वन ऑफ देम गेट्स एक्टिवेटेड तो मैं एक्टिवेट हूँ, वरना अगर दोनों एक्टिवेट हो गए तब भी मैं एक्टिवेट नहीं हूँ और दोनों सो रहे हैं तब भी मैं एक्टिवेट नहीं हूँ। तो वो होता है एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ऐसी एक्सनॉर होता है, एक्सक्लूसिव और में आप एक नॉट लगा दो तो एक्सनॉर बन जाएगा, है ना। तो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। तो ये था सारा गेट के ऊपर, आई थिंक इससे याद हो गया होगा गेट। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, तुम पे आप देख लेना क्या है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3-फेज सिस्टम द वोल्टेजेस आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्रीज। ऐसा क्यों है? आपकी टोटल 360 डिग्रीज होती हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो यहाँ से 90, 180, 270, 360, आपकी टोटल 360 डिग्रीज होती है। तो आपका जो सिग्नल है वो 3-फेज सिस्टम में, यहाँ पे अगर आपका एक सिग्नल जा रहा है ऐसे, तो दूसरा सिग्नल उसके 120 डिग्री के डिफरेंस पे स्टार्ट होगा, ऐसे जा रहा होगा कुछ, और जो तीसरा सिग्नल है वो और इससे पीछे रहेगा, है ना, ऐसे कुछ जाएगा।
तो 3 फेज सिस्टम में 120 120 120 पे जो है डिफरेंस रहता है 120 120 120 और सारे मिलके 360 बन जाते हैं। तो क्योंकि 3 फेज है और 3 एक दूसरे से इक्वली सेपरेटेड है, एक फेज अभी आ रहा है, फिर उसके मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 50 बार बिजली आगे जाती है, 50 बार पीछे जाती है, तो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। 3 फेज सिस्टम में पहला फेज जा रहा है, तो दूसरा फेज 120 या फिर जो 1 हर्ट्ज है, राइट। इन अ 3 फेज सिस्टम द वोल्टेजेस आर सेपरेटेड बाई 120 डिग्रीज। ये तुम्हें पता होगा, 3 फेज सिस्टम है तो ऐसे सिग्नल जा रहा है, सेकेंड सिग्नल कुछ ऐसे जाएगा और थर्ड सिग्नल जो है कुछ ऐसे जाएगा। तो जो 3 फेज सिस्टम है उसमें जो सिग्नल्स है वो इक्वली सेपरेटेड होते हैं। सिग्नल 1 भी सेम है, सिग्नल 2 भी सेम है, सिग्नल 3 भी सेम है, सिग्नल 1 सिग्नल 2 सिग्नल 3 सेम है और इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे के। टोटल हमारी 360 डिग्रीज होती हैं, है ना। तो आपका सिग्नल 1 आया, उसके 120 डिग्री के डिफरेंस पे या उसके 1/3 अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है दूसरा सिग्नल आएगा, उसके 1/3 अमाउंट के बाद तीसरा सिग्नल आएगा और उसके 1/3 अमाउंट के बाद वापस से पहला सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 फेज सिस्टम में हमेशा जो है इक्वल सिग्नल्स होते हैं सारे। तो बस 360 जो है पूरा 360 डिग्री मतलब पूरा घूम गए आप, तो उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के डिफरेंस पे सिग्नल मूव कर रहे हैं। पहला सिग्नल आया, उसके 120 डिग्रीज के बाद दूसरा सिग्नल आ गया, उसके 120 डिग्रीज के बाद तीसरा सिग्नल आ गया। क्योंकि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल्स को, तो इसलिए हम डिग्रीज में बात करते हैं। बट बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर ये पूरा सिग्नल इतने समय के बाद वापस ज़ीरो हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इतने टाइम के बाद ये सिग्नल पूरा यहाँ पे वापस आ गया है, तो ये पूरा 360 डिग्री हम इसको मान लेते हैं। अब क्योंकि सेकेंड्स में तो बात करना मुश्किल है, ये सिग्नल जो है 50 हर्ट्ज का होगा, तो 50 बार ये सिग्नल इसी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। ये 1 साइकिल है और 1 सेकेंड में ये 50 टाइम्स ऐसे हो रहा है। ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ऐसे 50 टाइम्स होगा 1 सेकेंड में। तो जो सेकेंड सिग्नल है वो एक साइकिल भी नहीं कंप्लीट हुई है, उसके अंदर ही जो सेकेंड सिग्नल है वो स्टार्ट हो जा रहा है ना। वो सेकेंड सिग्नल जो है इस साइकिल के तो वो 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड बाई 50 कर दो, उतने में तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और ये जो सेकेंड सिग्नल है वो उससे भी पहले आ जा रहा है, इसका भी 1/3। तो ये जो 1 सेकेंड बाई 50 हमारा टाइम सेकेंड था, ये 1 सेकेंड बाई 50 जो है इतने में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसका भी आप डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इंटू 1/3, है ना। 1/50 इंटू 1/3, इतने टाइम में जो है सेकेंड सिग्नल आ जा रहा है और फिर उतने इंटरवल के बाद थर्ड सेकेंड। तो सेकेंड्स में बात करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम डिग्रीज में बात करते हैं। तो इन अ 3 फेज सिस्टम आप बस इतना समझ लो, जो हर सिग्नल है वो सेपरेटेड होता है इक्वली। तो 3 फेजेस है तो 3 इक्वल अमाउंट ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो 120 डिग्रीज के डिफरेंस पे आ रहे हैं। क्योंकि 120 120 120 360 हो जाता है, तो एक सिग्नल दूसरे के 120 के बाद आ रहा है और तीसरा सिग्नल उसके 120 के बाद आ रहा है और फिर तीसरे सिग्नल के 120 के बाद पहला सिग्नल वापस चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम में 120 डिग्रीज का सेपरेशन होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है। इसके बाद सारे इंग्लिश के क्वेश्चन है। इफ़ आई हैड गॉन वाइल water rafting, if I had gone white water rafting with my friends, I dash down the Colorado River right now, I would be floating। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं एंड में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते। अगर आपको लगते हैं तो आप थोड़ा एंड ऑफ द वीडियो देख लो या फिर आप वेट कर लो। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं एंड में डिस्कस कर देता हूँ। थोड़े आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। कुछ लॉजिक तो होता नहीं है इंग्लिश में, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको जैसे हिंदी में बोलना आता है वैसे इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। आपको इंट्यूशन हो जाएगी कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है, ये सही है, और आप समझने लगोगे हाँ ये तो गलत है, ये यहाँ पे हम नहीं यूज़ करते। तो बिना ग्रामर पढ़े भी आप समझने लग जाओगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हम एंड में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
अभी सारे लॉजिकल क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ जो आए हैं। राइट, स्पेशल लॉजिक। रोजी वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। इन केसेस में अगर तुम दिमाग में बना सकते हो डायग्राम तो बना लिया करो, वरना मैं इस पे भी बना के दिखा रहा हूँ, इसी पे बना लिया करो, इस पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ये याद कर लो कि मैप में या फिर जब हम 2D, क्योंकि हमारा वर्ल्ड तो 3D है, पर तुम ऐसे खड़े नहीं हो, तुम्हारे सामने पेपर रखा है, तो पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको याद कर लो, जिससे कि फिक्स हो जाएगा और तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ऐसे ही इंडिया का मैप भी तुम्हें दिखेगा बना हुआ, है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ इंडिया का मैप होगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल अच्छा मैप नहीं बनाता हूँ। ये नॉर्थ है, नॉर्दर्न स्टेट्स में तुम्हें हिमाचल, और तुम्हें पता ही होगा नॉर्थ कहते हैं दिल्ली को, हरियाणा को, ये सब नॉर्थ है। आपके ईस्ट में आ जाता है आपका ईस्टर्न स्टेट्स, जो आपके नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपके जो मणिपाल में रहते हैं और आपकी नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स हैं। आपके साउथ में आ जाते हैं केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे श्रीलंका, है ना, साउथ आप बोलते हो। तो मैप में हमेशा इस तरफ ईस्ट होता है। और आप अगर वर्ल्ड मैप भी देख लो, पूरा आप वर्ल्ड को देख लो, यहाँ कहीं इंडिया है, छोटा सा यहाँ पे कहीं इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, तो आप कहोगे ये सब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, ये सारे जो ताइवान, हांगकांग, ये सारे ईस्टर्न साइड है। और वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न कंट्रीज़ आपको पता है वेस्ट में है। वेस्ट में क्या है? अमेरिका है यहाँ पे, और उसके नीचे साउथ अमेरिका है, और उसके ऊपर कनाडा है, यहाँ पे यूके है। तो आप ऐसे भी देख लोगे कि ईस्टर्न वेस्टर्न, जब भी आप पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो तो आप याद कर लो इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप याद कर लो। अब जो है आप अपने दिमाग में भी बना पाओगे। रोजी वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सोचना ही नहीं है, नीचे गई है साउथ, है ना, 5 किलोमीटर चली गई नीचे, यहाँ पे 5। पेपर है तो बना लो, वरना दिमाग में भी हो जाएगा ये। एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब रोजी का मुंह इस तरफ है, तो अपने राइट में वो ऐसे मुड़ेगी, है ना। आप जिस तरफ भी देख रहे हो उसके राइट आप ऐसे मुड़ते हो। तो क्योंकि रोजी नीचे देख रही है, आप अगर ऊपर देख रहे होते या सीधा देख रहे होते तो इस तरफ राइट होता, पर क्योंकि रोजी पीछे की तरफ या नीचे की तरफ देख रही है तो उसका राइट इस तरफ होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा उसका राइट। तो आप 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर चलती है राइट मुड़ के। शी टर्न्स टू द लेफ्ट। अब इधर है, इस तरफ है, तो अगर आप इस तरफ होते तो आपका ये राइट होता, ये लेफ्ट होता, तो नीचे की तरफ लेफ्ट हो जाएगा उसका, है ना। शी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गई वो। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो आपको पता है स्टार्टिंग प्लेस ये था, ये आपका स्टार्टिंग का प्लेस है, तो इससे नीचे ही है। अगर आप दिमाग में भी कर लेते आपको आइडिया लग जाता कि हाँ नीचे ही गई है, ऊपर की साइड तो गई नहीं। तो जो नीचे का है वो कभी वो कवर अप किया ही नहीं उसने। राइट मुड़ गई, इधर उधर चली गई, लेकिन ऊपर की तरफ तो कभी गई ही नहीं, है ना। नॉर्थ की तरफ तो कभी गई नहीं, साउथ गई फिर राइट मुड़ गई, तो वेस्ट की तरफ चली गई फिर साउथ चली गई, तो कभी ऊपर की तरफ गई नहीं, तो साउथ फेसिंग है वो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, स्पेशल लॉजिक के क्वेश्चन आते ही हैं जो है एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रिलेशनशिप लॉजिक का। क्या क्वेश्चन है ये? इफ A plus B means A is the father of B. Right. If A plus B means A is the father of B. A minus B means A is the brother of B. A slash B means A is the wife of B. And A multiplied by B means A is the mother of B. Which of the following shows that M is the maternal grandmother of T? M is the maternal grandmother of T मतलब मदर की साइड से ग्रैंडमदर, तो मतलब T जो है उसके फादर हैं और मदर हैं, और मदर के पेरेंट्स हैं P1 P2, और फादर के भी पेरेंट्स होंगे P3 P4। तो मैटरनल ग्रैंड होता है मदर की साइड से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो ये जो मदर की मदर है वो आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, और जो फादर की साइड से मदर है वो आपकी दादी जो हुई वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हुई, वो आपकी पैटर्नल, और ये मैटरनल हुई जो मदर की साइड से आपकी नानी। तो कह रहा है कि एम जो है वो टी की नानी है,
ये किस रिलेशनशिप से आपको पता चल रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करने की एक ट्रिक है। आप देख लो कि लेवल कहाँ पे किस फंक्शन में चेंज हो रहा है। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, मतलब ए जो है फादर है बी का, मतलब एक जनरेशन आप नीचे चले गए हो। फादर ने बच्चे को पैदा किया, तो फादर हायर जनरेशन है और बच्चा जो है न्यूअर जनरेशन है, तो प्लस जो है वहाँ पे जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो अगर यहाँ पे ए लिख दूँ और माइनस लिख दूँ तो मतलब ए और बी ब्रदर है, तो जहाँ पे भी माइनस यूज़ हो रहा है वहाँ पे लेवल चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे सेम लेवल पे बात हो रही है। उसका भाई होगा, बहन होगा, है ना, कुछ भी हो सेम लेवल की बात हो रही है, तो माइनस को आप सेम लेवल में डाल दो, प्लस को जो है लेवल चेंज में डाल दो, ठीक है। ए माइनस ए डिवाइडेड बाई मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यहाँ पे भी कोई लेवल चेंज नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे भी ए जो है उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये भाई था, यहाँ पे ये वाइफ बन गया ए जो या बन गई ए जो है, लेवल चेंज नहीं हुआ। तो जब पे भी डिवाइड आ रहा है तो वहाँ पे भी लेवल चेंज नहीं होगा, है ना। और ए मल्टीप्लाइड बाई बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में मदर बन गई, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी ए जो है मदर है, और प्लस में क्या हो रहा था, प्लस में फादर था, तो यहाँ पे लेवल चेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में भी। आप समझ गए होगे, प्लस में लेवल चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में लेवल चेंज हो रहा है। इन दोनों केसेस में जो है, अगर ये दोनों केसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप इसमें देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है और प्लस हो रहा है। तो मल्टीप्लाई से लेवल चेंज हुआ, डिवाइड से कोई लेवल चेंज नहीं हुआ, प्लस से लेवल चेंज हुआ। तो एम इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, पॉसिबल है क्योंकि एम को मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी बनने के लिए टी की 2 बार लेवल चेंज होना चाहिए, है ना। टी का जो रिलेशन है एस के साथ, वहाँ पे प्लस जो है लेवल चेंज हो रहा है, तो एक बार लेवल चेंज हो गया। फिर जो डिवाइड है, एस का एन के साथ डिवाइड है, तो डिवाइड में कोई लेवल चेंज होता नहीं है, आपने देख लिया। एन का फिर एम के साथ फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे भी लेवल चेंज हो रहा है, तो 2 बार हुआ लेवल चेंज। तो मतलब टी की एम जो है ग्रैंड मदर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कई बार आप देखोगे बाकी क्वेश्चन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक बार, अरे वो हो गया, प्लस जो है उसमें लेवल चेंज होता है, और जो है आपका माइनस माइनस में नहीं होता है, और डिवाइड में नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है लेवल चेंज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में लेवल चेंज होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिवाइड हो रहा है, नहीं हुआ लेवल चेंज, फिर माइनस हो रहा है, नहीं हुआ लेवल चेंज, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार लेवल चेंज हुआ, है ना। डिवाइड और माइनस में नहीं होता लेवल चेंज, ये माइनस में नहीं होता लेवल चेंज, यहीं पे मार्क कर देता हूँ, माइनस में नहीं होता लेवल चेंज और डिवाइड में नहीं होता लेवल चेंज, प्लस में होता है और मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है आपका बस डिवाइड हो रहा है, सॉरी डिवाइड में तो कुछ होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में लेवल चेंज हुआ है, 2 बार लेवल चेंज हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि m जो है नानी है टी की, क्योंकि m जो है वो t के 2 लेवल ऊपर है। t की कोई मम्मी होगी, x मान लेते हैं, और x की जो मम्मी है वो m है, तो 2 बार लेवल चेंज होना चाहिए। जो भी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बार लेवल चेंज हुआ है, यहाँ पे तो चलो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी में तो आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जो है वो सही है ना। हमने क्या मार्क किया था, हमने मार्क किया था कि
या तो प्लस में या तो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवाइड में कोई जो है लोड नहीं है, डिवाइड में हमें नहीं चाहिए। तो डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में लेवल चेंज हो रहा है, यहाँ पे बस एक बार लेवल चेंज हो रहा है ना। प्लस नहीं है यहाँ पे बस एक मल्टीप्लाई है, बस एक मल्टीप्लाई है इस जगह पे। और बाकी डिवाइड और माइनस है, डिवाइड और माइनस में तो हमें जो है लेवल चेंज हो नहीं रहा था। यहाँ पे देख लेते हैं, डिवाइड है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है, सेम चीज़ है। डिवाइड है, माइनस है और मल्टी, बस एक बार लेवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता वो रिलेशनशिप टी का एम के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है। अब बस आपको इन दोनों में से चेक करना है, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। तो ये करके आंसर पे जल्दी पहुंचा जा सकता है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, इस चीज़ को समझ लो कि कहाँ पे लेवल चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ पे जल्दी पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्यों MNST नहीं है सही ऑप्शन। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि M मल्टीप्लाइड बाई B मतलब मदर ऑफ B। तो M जो है मदर है N की, ठीक है, एंड N इज़ द मदर ऑफ S। तो S की N जो है मदर है और S जो है डिवाइडेड बाई T है, तो मतलब S वाइफ है T की। तो T के वाइफ की मदर T के वाइफ की मदर जो है वो मदर इन लॉ हुई, और उनकी मदर जो है वो मदर इन लॉ की मम्मी हुई, मतलब ग्रैंड मदर इन लॉ। तो यहाँ पे इन लॉ वाला रिलेशन आ गया। ससुराल जैसे कहते हैं, या फिर अपनी माँ नहीं है, बीवी की माँ है, तो इन लॉ कहते हैं। अगर बीवी की माँ है उनको मदर इन लॉ कहते हैं। बीवी की मम्मी है मतलब नानी है, तो उनको ग्रैंड मदर इन लॉ कहते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी शादी हुई है, अकॉर्डिंग टू लॉ, तो मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ। तो ये तो मदर इन लॉ ग्रैंड मदर इन लॉ का केस हो गया, तो यही वाला केस सही होगा। मैंने करके देखा हुआ है, आप भी करके देख लो, ये वाला केस आपको सही निकलेगा। इसी में ट्रू ग्रैंड मदर होगी उसकी, एम जो है टी की ग्रैंड मदर है इस केस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशनशिप लॉजिक हो गया। राइट, हु डेवलप्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। ऐसे जीके के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं ईटीओ के एग्जाम में। हु डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर। इनने डेवलप कैसे किया था, ये गांव में गए थे, वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो है बच्चों को स्मॉल पॉक्स हो रहे हैं और लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहे हैं, बट किसी को चिकन पॉक्स नहीं हो रहा। तो उन्होंने जाके पूछा, तो उन्होंने अपने विलेजर्स जो है उन्होंने अपने वे में एक्सप्लेन किया कि हमारे पास गाय है, और जो हमारी गाय है वो हमें ब्लेस करती है उस श्राप से, क्योंकि हमें पता है चिकन पॉक्स के बारे में, बट हमारे गांव में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें हमारी गाय या हमारी मदर काऊ हमें ब्लेस करती है। तो मदर काऊ की वजह से उन्हें स्मॉल पॉक्स हो रहा था। उस स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने और वर्ल्ड के सामने रखा।